तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्माकोलॉजी के लेसन नंबर 17 यानी पाचन तंत्र पे कार्य करने वाली औषधियाँ यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक एलिमेंट्री ट्रैक्ट है या जिसे जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मुंह से शुरू होकर एनस तक जो कैनाल है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। और एक एसेसरी ऑर्गन्स है। एसेसरी ऑर्गन्स पाचन तंत्र के सहायक अंग जो है, उसमें लीवर है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सेलेरी ग्लैंड्स है। ये ऑर्गन्स जो है ये डाइजेशन में भी काम आते हैं। कि इन ऑर्गन्स पे जो मेडिसिन काम करती है उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव फर्मेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव फर्मेंट्स क्या होते हैं? जो पाचन में सहायता करते हैं फर्मेंट्स, यानी फर्मेंट्स वो होते हैं। फर्मेंट्स का मतलब है कि खमीर उठना। जैसे आपने देखा होगा जब अपने दही जमाते हैं, दही जब बहुत खट्टी होती है तो एक प्रकार का उफान सा आता है उसमें, उसको खमीर बोलते हैं। खमीर मतलब फर्मेंट्स का मतलब है खमीर। फर्मेंट का मतलब खमीर उठना। खमीर अथवा जैविक क्रियाओं के कारण रासायनिक परिवर्तन होना फर्मेंट्स कहलाता है। विशेषकर शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तित होना, यानी खमीर में शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन होना इसका एक ये उदाहरण है। तो खमीर उठना, फर्मेंट्स का मतलब खमीर उठना। ऐसी दवाइयाँ जिससे खमीर उठता है वो जो पाचन में सहायता करती है। तो उसके अंदर सबसे पहला है माल्ट, MALT, माल्ट। ये जो एक प्रकार का खमीर है यानी फर्मेंट है ये। तो इसमें माल्ट जो है ये एमाइलोटिक फर्मेंट है। यानी ये कौन सा फर्मेंट है? एमाइलोलाइटिक फर्मेंट है ये। ये माल्ट कैसे प्राप्त होता है? माल्ट जो खमीर है ये कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है माल्ट, जैसे ज्वार के दाने होते हैं, ज्वार के दानों को कृत्रिम रूप से उगाने से प्राप्त किया जाता है। जब ज्वार के दानों को आर्टिफिशियल उगाते हैं तब ये माल्ट जो है ये प्राप्त होता है। इसमें एमाइलोलाइटिक नामक एंजाइम होता है, इसमें एंजाइम होता है। यानी ये जो फर्मेंट है एक प्रकार का एंजाइम है जिसमें एमाइलोलाइटिक नामक एंजाइम होता है, जो जैसे कि डायस्टेट यानी एमाइलोज, ये एंजाइम का नाम है डायस्टेट एमाइलेज। अब ये जो माल्ट जो है इसमें जो डायस्टेज है, जो एंजाइम है डायस्टेज, ये अपने भार से 5 गुना ज़्यादा स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यानी स्टार्च जो है उसको माल्टोज शुगर में चेंज कर देता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, एक तो ये डाइजेस्टिव टॉनिक का काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसलिए ये एक तो डाइजेस्टिव टॉनिक का काम करता है। और पशु का शरीर जो है धीरे धीरे जो बीमारियां शरीर को कमज़ोर करती है उसमें इसको देते हैं, यानी कमज़ोरी वीकनेस को दूर करने के लिए ये माल्ट जो है ये देते हैं। और अगर पशु को चक्कर आदि आता है ना, चक्कर ज़्यादा तो कमज़ोरी से आते हैं, तो ये इस माल्ट को देते हैं जिससे उसका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, पशु ठीक हो जाता है। दूसरा होता है पेप्सिन फर्मेंट। ये प्रोटीलेटिक फर्मेंट है। वो पहले एमाइलोलिटिक फर्मेंट था जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता था, स्टार्च को माल्टोज या सुक्रोज में चेंज करता था। और ये प्रोटीलाइटिक यानी पेप्सिन जो है ये प्रोटीलाइटिक फर्मेंट है। अब प्रोटीलाइटिक फर्मेंट जो है ये क्या होता है? ये प्रोटीन को
एक तो पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी बेसिकली जो प्रोटीलाइटिक जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, एक तो पॉलीपेप्टाइड में और एक एमिनो एसिड में। तो ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो सुअर, भेड़ और बछड़े ये ताज़ा जो इनको काटते हैं तो उनके अमाशय से प्राप्त किया जाता है। उनका जब मान लो इनको स्लॉटर करते हैं, भेड़ को, सुअर को या छोटे बछड़ों को, तो उसके आमाशय में से ये पेप्सिन जो है ये प्राप्त होता है। पेप्सिन जो एंजाइम है ये उससे प्राप्त होता है। क्योंकि ये आमाशय से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है और ये वैसे रंगहीन होता है, हल्का पीला, स्वाद में नमकीन होता है। और ये अपने बाहर से 2500 गुना ज़्यादा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में चेंज करता है प्रोटीन को, तो ये अपने बाहर से 2500 गुना ज़्यादा प्रोटीन को चेंज कर सकता है पेप्टिन और एमिनो एसिड में। इसका उपयोग क्या है, एक तो ये बछड़ों में, घोड़ों के बच्चों में और कुत्तों में इंडाइजेशन में काम में लेते हैं इसको। जब इंडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, अपच होता है, उस टाइम इसका उपयोग करते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 0.4% में घोलकर मुंह द्वारा पिलाया जाता है इसको, अथवा एनिमा देते हैं इसका। कैसे यूज करते हैं, या तो इसको 0.4% HCl एसिड में घोल बनाकर पिला देते हैं इसको, या इसको एनिमा के रूप में काम में लेते हैं। अब ये तो थे फर्मेंट्स। अब अपने अध्ययन करेंगे पेड़ पौधों से प्राप्त कड़वी औषधियाँ। पेड़ पौधों से प्राप्त बीटल, वेजिटेबल बीटल्स जिसे बोलते हैं, ये कड़वी होती है। बीटल औषधियाँ जब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए काम में लेंगे तो उसके लिए कुछ बातें अपने को ध्यान रखने वाले। वेजिटेबल बीटल्स जो है, एक तो क्या, बीटल्स का उपयोग जब भी अपने करते हैं तो हमेशा भोजन के आधा घंटा पूर्व देना चाहिए उसको। यानी क्योंकि स्वाद में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, इसलिए भोजन पशु को खिलाने पिलाने से आधा घंटा पहले इसको देना चाहिए। और नहीं तो क्या है कि ये दूसरा क्या, इसको लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, यानी केवल 1 सप्ताह से अधिक नहीं दें इसको। 1 वीक तक इसको दे सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो पाचन तंत्र को, पाचन के स्राव को कम कर देता है, यानी सिक्रीशन जो होता है पाचन के लिए उनको कम कर देता है। अगर पशु को गैस्ट्राइटिस हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक, पेट का अगर इन्फ्लेमेशन हो तो इसको कतई नहीं देना चाहिए इसको। जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट में आप फर्मेंट्स देते हो, ये बीटर्स, वेजिटेबल बीटर्स देते हो ट्रीटमेंट में, तो जैसे ही पशु को भूख लगने लग जाए ना, बस पशु को इसलिए देते हैं कि उसको भूख नहीं लगती है, जैसे उसको भूख लगने लग जाए तो इसको बंद कर देना चाहिए। सेकंड, इसमें इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो है कुटकी। कुटकी को जेनशिन बोलते हैं, इंग्लिश में जेनशिन बोलते हैं। ये जेनशिन पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। जेनशिन नाम का पौधा होता है, उसकी जड़ से इसको, कुटकी को प्राप्त किया जाता है। यानी इसका सोर्स है जेनशिन पौधे की जड़। पशुओं के ट्रीटमेंट में इसको पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। पाउडर में जेनशिन पाउडर, और या फिर टिंचर के रूप में, लिक्विड के रूप में, या पाउडर के रूप में, ये इसको मुख द्वारा देते हैं, ओरली यूज में लेते हैं। अब ये क्या काम आता है, एक तो बीटर स्टोमकिक एंड टोनिक है। ये बीटर स्टोमकिक एंड टोनिक जो आपने पहले, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सारी एब्रीविएशन याद करनी चाहिए कि ये दवाइयाँ किस किस रूप में काम में लेते हैं और इसके क्या क्या प्रभाव है शरीर पे उसके नाम से। तो उसमें अगर आप पढ़ा होगा तो आपको ये स्टोमकिक, टोनिक और सब मतलब उनका ज्ञान हो गया होगा। तो ये एक तो बीटर स्टोमकिक और टोनिक का काम करता है। दूसरा परगेटिव,
परगेटिव का मतलब है दस्तावर, दस्तावर औषधि के रूप में काम में लेते हैं, जिसको एलोज के साथ मिला के देते हैं, यानी ग्वारपेठा के साथ में इसका उपयोग करते हैं। ये ज़्यादातर दो इस बीटर स्टोमकी का उपयोग जो है गाय भैंस और घोड़ों में ही करते हैं। जो इसकी खुराक क्या है, इसकी खुराक जो है पलोजेंशियन यानी पाउडर के रूप में केटल को 30 से 60 ग्राम देते हैं, घोड़े को 15 से 30 ग्राम और शीप गोट में 4 से 8 ग्राम, कुत्ते को 0.3 to 1.3 ग्राम। और अगर टिंचर के रूप में देना हो, टिंचर जेंशियन टिंचर के रूप में देना हो तो केटल एंड हॉर्स में 30 से 60 ml, शीप गोट में 4 से 8 ml और कुत्ते में 2 से 4 ml, ये इसकी डोज है। इसमें फिर आता है चिरायता, आगे वाला प्रोडक्ट है जो मेडिसिन है, औषधि है, वो है चिरायता। चिरायता जो है ये स्वेटिया चिरायता नामक पौधे जब फ्लावरिंग कंडीशन में होता है, फूल लगते हैं उस पर, तब उस फूलों को इकट्ठा करके उनको सुखा लेते हैं। मतलब ये पौधा है स्वेटिया चिरायता नाम का, उसके फूल जो आते हैं उन फूल को इकट्ठा करके सुखा लेते हैं, तो उससे जो बनता है वो है चिरायता। अब ये भी दो प्रकार का दो प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट किस किस रूप में प्राप्त होते हैं, एक तो पाउडर के रूप में और एक होता है टिंचर के रूप में, यानी चिरायता पाउडर और टिंचर चिरायता कंपाउंड, ये दो इसके रूप है दवाई के। उपचार में इसको बिटरस्टोमकिक और फेब्रिफ्यूज, लेकिन फेब्रिफ्यूज का मतलब होता है बुखार उतारने के लिए, फेब्रिफ्यूज का मतलब बुखार उतारने के लिए काम में लेते हैं, और एक स्टोमकिक का काम करता है। और बुखार उतारने के लिए इसको कुनिन के स्थान पर, जैसे अपने बुखार में पशुओं को कुनेन के स्थान पर जो चिरायता उपयोग में लेते हैं, जैसे मान लो जेंशियन और कुनेन जो है इसको नई काम में लेके चिरायता को ज़्यादा महत्व देते हैं इसके बुखार उतारने के लिए। अब इसकी खुराक क्या, चिरायता की खुराक अगर पाउडर में दोगे तो केटल में 15 से 30 ग्राम, घोड़े में 15 से 30 ग्राम, शीप गोट में 4 से 8 ग्राम और कुत्ते में 0.3 to 0.6 ग्राम। और अगर टिंचर के रूप में दोगे, टिंचर चिरायता कंपाउंड के रूप में, तो केटल हॉर्स में 30 से 60 ml, शीप गोट में 4 से 8 ml और कुत्ते में 2 से 4 ml, ये इसकी डोज है। तीसरा इसमें प्रोडक्ट है जिंजर पाउडर जिंजर का मतलब होता है सौंठ, मतलब हिंदी में अपने सौंठ बोलते हैं। सौंठ आप घरों में सभी यूज़ में लेते हैं। जब मान लो ये हरे रूप में होती है ना, ताज़ा जिसको लाते हो, जैसे आप उसे अदरक बोलते हैं, जो सब्जी में डालते हो अदरक, और जब उसको सुखा लेते हैं तो फिर वो सौंठ बन जाती है। तो इसको भी मुख्य रूप से एक तो पाउडर के रूप में काम में लेते हैं, पाउडर जिंजर और टिंचर जिंजर, यानी जिंजर का टिंचर लिक्विड है, पाउडर जो है सूखा पाउडर है। अब उपयोग इसका क्या है, एक तो एरोमेटिक है, खुशबू देने वाला है, ये एरोमेटिक, और स्टिमुलेंट है। एरोमेटिक स्टिमुलेंट है, इसलिए गोवंश में दस्तावर के रूप में एज ए परगेटिव देते हैं। इम्पेक्शन ऑफ रूमन का इम्पेक्शन हो जाए, कब्जी हो जाए पशु को, तो उसको पाउडर के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट और नक्स भूमिका के साथ मिलाकर देते हैं। जो पहले आपने प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, प्रिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। और घोड़ों में इसको पेट दर्द में, यानी सिंपल स्पास्मोडिक कोलिक में इसको टिंचर जिंजर के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या, एक तो साइलेगो का यानी सेलाइवा को बढ़ाता है, एक ये स्टोमकिक है, भूख लगती है इससे, एक ये कार्बोनेटिव है, गैस को बढ़ने नहीं देता या गैस को रिलीव करता है, और एक फ्लेवरिंग एजेंट है, यानी खुशबूदार, मतलब मुंह का जायका चेंज करते हैं, उसकी स्मेल को चेंज करता है। खुराक इसकी जैसे पहले आपने देखा वैसे इसकी खुराक है। पल्लो जिंजर जो है वो केटल में 30 से 60 ग्राम, हॉर्स में 15 से 30 ग्राम, शीप गोट में 4 से 8 ग्राम और कुत्ते में 0.6 to 1.3 ग्राम। और अगर टिंचर जिंजर देना हो, टिंचर जिंजर को हमेशा वीक टिंचर जिंजर देते हैं, वीक। उसको केटल में 30 से 60 ml, हॉर्स में 30 से 60 ml, शीप गोट में 8 से 16 ml और कुत्ते में 1.3 to 12 ml, यानी इसकी डोज है। तो ये तो हो गए बीटर स्टोमकिक, बीटर वेजिटेबल बीटर्स। इसके बाद में आएगा मिठास पैदा करने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो
मेडिसिन को मीठा करते हैं। मेडिसिन अगर मान लो कड़वी हो तो उसको मीठा करते हैं, तो वो पदार्थ उनको बोलते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स, मिठास पैदा करने वाले पदार्थ। उसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 आता है सुक्रोज। सुक्रोज ये पदार्थ दवाइयों में मिठास पैदा करने का सिरप बनाने काम आता है। इसको चीनी भी कहते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? चीनी। और ये गन्ने से या शुगर बीट से प्राप्त की जा सकती है। शुगर बीट क्या है? चुकंदर है, और गन्ना आपने देख रखा है, उनसे ये प्राप्त किया जाता है। और ये पाचन क्रिया में को कम व अम्लीयता को बढ़ाता है, यानी पाचन क्रिया को कम करता है और अम्लीयता को बढ़ाता है, उसके एसिडिटी को बढ़ाता है, रूमन की एसिडिटी को। एक ये डायूरेटिक है, मूत्र की मात्रा बढ़ाता है, और फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का काम आता है। प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड प्रोडक्ट, खाने वाले पदार्थों को प्रिजर्व करने का काम आता है। और ये औषधियों को पदार्थ को मीठा करने के लिए सिरप बनाने का काम आता है। जो सिरप में दवाइयाँ देते हैं ना, सिरप के रूप में, तो उसमें भी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। एक ये व्हीकल का काम करते हैं। कोई दवाई देनी हो तो उसमें व्हीकल का काम करते हैं। आपको व्हीकल के बारे में बताया था कि उस दवाई को अगर मान लो पाउडर है कोई, तो उसको इस सुक्रोज में घोले देंगे तो वो देने में आसानी रहेगी, यानी उसको व्हीकल का काम करता है। और मुंह को साफ करने, डिमलसेंट बोलते हैं जिसको, मुंह के जायके को साफ करने के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। इसके बाद आता है शहद। शहद जो है ना, मीठा करने का काम आता है। शहद को मधु बोलते हैं, हनी बोलते हैं। ये एक्चुअल तुम्हें क्या है कि मुख्य रूप से तो इस मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसको केन शुगर यानी गन्ने, और ये ग्रेप शुगर यानी गन्ने के शुगर से और अंगूर के शुगर से और वैक्स और पॉलीग्रेन होते हैं परागकण, उनके द्वारा भी इसका निर्माण करते हैं। ये शहद जो है हल्के भूरे रंग का गंधहीन मीठा मिश्रण होता है। शहद आप सभी ने देख रखा है। अब इसके उपयोग क्या? एक तो औषधियों में व्हीकल के रूप में काम करते हैं, स्नेह के काम में औषधियों में व्हीकल के रूप में, सिरप बनाने में काम में लेते हैं, मुख को साफ करने में काम में लेते हैं, इलेक्चुरी बनाने में काम में लेते हैं, और एक ये माइल्ड लग्जेटिव के रूप में काम है, हल्का दस्तावर के रूप में भी काम में लेते हैं। तीसरा इसमें आता है सेक्रिन। सेक्रिन के किससे प्राप्त होता है? कोलतार से प्राप्त होता है। सेक्रिन होता है कोलतार, यानी डामर कोलतार, उससे प्राप्त होता है। ये सफ़ेद रंग के पाउडर अथवा क्रिस्टल के रूप में गंधहीन बहुत मीठी होती है, यानी इसका स्वाद बहुत मीठा होता है, गंधहीन होता है, क्रिस्टल और पाउडर के रूप में सफ़ेद रंग में होता है। इसका उपयोग व्हीकल के रूप में, औषधियों में व्हीकल के रूप में और पदार्थों को मीठा करने के काम आता है। और इसका उपयोग पशुओं में कम और मनुष्यों में ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गया। अब अपने इसमें आज पढ़ेंगे दस्तकारक औषधियाँ, परगेटिव औषधियाँ, मतलब जो औषधियाँ दस्तावर होती है, यानी अगर कब्जी में पशु के मान लो इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो औषधियाँ काम करती है, उसमें कौन कौन सी औषधियाँ आती है? तो सबसे पहले उसमें आता है कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल। अरंडी का तेल रिसिनस कम्युनिस, अरंड की इंडोली के बीजों से प्राप्त किया गया तरल द्रव्य है, यानी इसका नाम है, ये पौधे का, अरंडी का जो पौधा है उसका नाम है रिसिनस कम्युनिस। और इसके जो बीज होते हैं उससे, अरंडी के बीज से ये प्राप्त किया जाता है। और ये रंगहीन, हल्का पीला, हल्की सी गंधयुक्त स्वाद में असहनीय गाढ़ा द्रव्य तेल है। गाढ़ा तेल है, इसका स्वाद वगैरह आपने चखा होगा घर पे, जैसे सभी के घरों में, गांव में करीब करीब मिल जाता है अरंडी का तेल। ये एक पॉइजन विषैला पदार्थ है। रेसिन, इसमें एक रेसिन नाम का विषैला पदार्थ होता है जो तेल में नहीं होता है, लेकिन अरंडी की खल में होता है। यानी ये अरंडी के बीज में रेसिन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है जो उसकी खल में प्राप्त होता है, लेकिन अरंडी के तेल में इसको नहीं होता, तेल में नहीं होता, लेकिन खल में होता है। इसलिए इसकी खल जो है वो पशुओं को आहार के रूप में नहीं खिलाए जाते। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई अरंडी की खल जो है वो क्यों नहीं खिलाए जाते? तो आप बता सकते हो कि इसमें रेसिन नाम का विषैला पदार्थ होता है, लेकिन ये तेल में नहीं, और ऐसे तेल जो है वो औषधि के रूप में काम में लेते हैं।
अगर मान लो आँख में पशु के कोई मिट्टी का कण या चारे के छोटे टुकड़े परागकण आदि की गिर जाए ना, तो वो इसकी 2 बूंद जो है कैस्टर ऑयल की आँख में डाल देते हैं तो वो कचरा जो उसका निकल जाता है। एक इसको दस्तावर के रूप में काम में लेते हैं छोटे बच्चों में, काफ में, फॉल में, पिगलेट्स, किड्स, जो बच्चे छोटे बकरी के, भेड़ के, उनमें अगर बंद पड़ जाए ना तो उसको कैस्टर ऑयल देते हैं। तो ज़्यादातर इसको दूध में देते हैं कैस्टर ऑयल को। अगर कोकेन अथवा एट्रोपिन आदि की आँख की श्लेष्मा पर लगाने की जरूरत पड़े, कोकेन अथवा एट्रोपिन आदि को आँख की श्लेष्मा पर लगाने की जरूरत पड़े तो इसका उपयोग एज ए सोलवेंट किया जाता है। अगर मान लो ये चीज़ें आपको एट्रोपिन या कोकेन जो है वो आँख में लगाने पड़े तो उसको घोलने का काम जो है इस अरंडी के तेल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर कोकेन और एट्रोपिन सीधा नहीं डाल सकते आँख में। अब इसकी खुराक क्या है? केटल में 600 से 1200 ml है, हॉर्स में 600 से 1200 ml, शीप गोट में 60 से 90 ml और डॉग में 9 से 30 ml। ये इसकी डोज है ओरली, जो दस्तावर के रूप में अगर आप उसको अरंडी के तेल को दोगे तो। अब एक इसमें आता है एलो। एलो का मतलब है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा आप सभी ने देख रखा है, घरों में खूब होता है ये भी वेजिटेबल परगेटिव है और गहरे भूरे हरे भूरे रंग का विशिष्ट गंध, कड़वा स्वाद वाला, गुद्दादार, अलग पारदर्शी, मतलब आर पार तो नहीं दे सकते, आधा थोड़ा बहुत इसके अगर गिरी लेते हो तो ये लगता है कि अर्ध पारदर्शी है ये। उपयोग इसका मेन उपयोग परगेटिव के रूप में है। वैसे इसको क्योंकि इसमें पशु को विशेष रूप से घोड़ों की दवा देने के 12 से 36 घंटे के बाद दस्त लगता है, जो 3 से 24 घंटे तक दस्तावर के रूप में कार्य करता है। इसकी दस्तावर जो परगेटिव की जो एक्शन है इसका वो थोड़ा सा धीमा है। अब इसकी खुराक जो है वो घोड़े में, केटल में तो 30 से 60 ग्राम है, घोड़े में 15 से 30 ग्राम और डॉग में 0.6 to 2 ग्राम इसकी ये डोज है, दस्तावर के रूप में डोज है, मतलब एज ए परगेटिव। अगर इसको बीटर स्टोमकिक देना हो, मतलब भूख लगने के लिए देना हो, तो केटल में 3 से 6 ग्राम, हॉर्स में 1.5 to 3 ग्राम और डॉग में 0.06 to 0.2 ग्राम ये इसकी भूख लगने के लिए है। अगर पेट दर्द, कोलिक हो या इन्फेक्शन ऑफ रूमन या स्टोमक या इंटेस्टाइन में कीड़ों को बाहर निकालना हो तो उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जब कुत्ते या घोड़े आदि में हड्डी टूट जाती है उसमें प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर की पट्टी को बार बार पकड़ कर हटा देते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका पाउडर मिला दें तो इसका स्वाद खारा होने के कारण प्लास्टर पट्टी को हटाएगा तो पकड़ेगा। मतलब जब पशु के आप प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करोगे हड्डी टूटने पे, तो उसको बार बार क्या है, पशु मुंह से पकड़ के उसको काटता है बार बार, ये हटा देगा उसको। तो अगर आप उस पट्टी के ऊपर इसकी लेप लगा देते हो, एलो मतलब ग्वारपाठे का, तो वो उसको काटेगा नहीं, क्योंकि ये कड़वी होती है, इसलिए इसको उस पर भी लगा सकते हैं। अगर मान लो घाव नहीं भर रहा हो, पुराने घाव में अगर पुराना घाव है वो नहीं भर रहा हो, तो इसको एल्कोहल में मिलाकर घाव पर लगा दे तो वहाँ पर ग्रेनुलेशन होने लग जाएगा, नहीं घाव जल्दी भरेगा। अगर एल्कोहल के साथ मिला के इसको घाव पे लगा दो तो पुराना घाव जो है वो जल्दी भर सकता है। कई और चीज़ें भी है, हाइपरपायरेक्सिया, बुखार तेज हो या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, यानी उल्टी भी आती हो और दस्त भी हो पशु को, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनिया, ये इन्फ्लुएंजा और जुकाम और नमूनिया, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इनमें भी इसका उपयोग अपने कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रोटन ऑयल, यानी क्रोटन ऑयल क्या है, जमाल घोटे का तेल है। ये क्रोटन ऑयल का मतलब जमाल घोटे का तेल है। ये ड्रास्टिक परगेटिव है, ड्रास्टिक का मतलब भयंकर परगेटिव है, यानी इसको देने से दस्त बहुत ज़्यादा तेज लगते हैं। इसको हमेशा अलसी के तेल के साथ देना चाहिए, यानी लिंसीड ऑयल के साथ, यानी अलसी के तेल के साथ में देते हैं इसको। ये क्रोटन टीजिलियम के बीजों से प्राप्त किया जाता है, ये पौधे का नाम है क्रोटन टीजिलियम, जो आपको याद करना है। ये इसकी गंध असहनीय होती है
और भूरे पीले रंग से गहरे लाल भूरे रंग का चमकीला इसका रंग होता है। इसका उपयोग मल्लम के रूप में एक तो ब्लिस्टर बनाकर काउंटर इरिटेंट के रूप में काम में लेते हैं, एक परगेटिव जलाब के रूप में, इम्पेक्शन ऑफ रूमन, अगर मान लो ये जुगाली करने वाले पशुओं में इन्फेक्शन हो जाए रूमन का, तो इसका क्रोटन ऑयल का 4 ml और अलसी का तेल 1140 ml, यानी 1140 ml अलसी का तेल लेके उसमें 4 ml क्रोटन ऑयल मिलाएंगे और उसको एक साथ मिला के उसको एक बार में पशु को पिला देंगे। तो ये 10 तावर का काम करता है। इसकी खुराक जो है केटल में 2 से 4 ml है, हॉर्स में 0.6 to 1.3 ml है, शीप एंड गोट में 0.3 to 0.6 ml है। इसके बाद में आता है अपना लिनसीड ऑयल। लिनसीड ऑयल को बोलते हैं अलसी का तेल, इसे तिस्सी का तेल भी कहते हैं, अलसी के तेल को तिस्सी का तेल भी कहते हैं। ये क्या है कि लीनियम यूस्टेटिसिमम के बीजों से, लीनियम यूस्टेटिसिमम के सूखे हुए पके हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। बीज जब सूख जाते हैं तो उनसे प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग घोड़ों में, गोवंश में परगेटिव रूप में, लेकिन इसका उपयोग कुत्तों में नहीं करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि लिनसीड ऑयल जो है इसका उपयोग कुत्तों में नहीं करते हैं। और इसका उपयोग तारपीन के तेल के साथ में परगेटिव के रूप में पेट दर्द में क्लोरल हाइड्राइड के साथ करते हैं। यानी अगर परगेटिव के रूप में काम में लेना हो तो इसको तारपीन के तेल के साथ में लेते हैं, और अगर मान लो पेट दर्द हो घोड़े में तो इसको क्लोरल हाइड्राइड के रूप में क्योंकि साथ में काम में लेते हैं। वैसे इसका मेन जो मुख्य रूप से आमाशय की अम्लीयता, अगर मान लो आमाशय की एसिडिटी ज़्यादा हो तो उसको कम करने में काम में लेते हैं, जिसकी खुराक है केटल में 480 से 1000 ml, हॉर्स में 480 से 720 ml, शीप एंड गोट में 120 से 180 ml और कुत्ते में 8 से 15 ml। अब इसको पशुओं में इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको न्यूट्रिशन के रूप में भी पशुओं को दे सकते हैं। न्यूट्रिशन में, ठीक है ना, पोषक तत्व के रूप में भी दे सकते हैं इसको। इसमें लास्ट में आता है टिंचर एस्पेटिडा, यानी हींग, जिसको हींग बोलते हैं। तो हींग को 2% के हिसाब से हींग को 90% अल्कोहल में मिलाकर बनाया जाता है। टिंचर को, टिंचर जो है हींग, टिंचर एस्पेटिडा जो है उसको 2% के हिसाब से हींग को 90% अल्कोहल में जब मिला लेते हैं तो वो टिंचर एस्पेटिडा प्राप्त होती है। इसका उपयोग जो है पशु चिकित्सा में, एक तो इसका मुर्गियां जो है एक दूसरे के पंख नोचती है। जब मुर्गियों में एक बीमारी होती है जो एक दूसरे के पंख नोचती है, जिसके प्लकिंग बोलते हैं, प्लकिंग ऑफ विंग्स, पंख एक दूसरे के उखाड़ लेती है मुर्गियां। तो उसके जगह पे अगर इसको लगा देते हैं टिंचर एस्पेटिडा का, तो वो कड़वी होती है, इसलिए वो उसको उसकी पंखें वगैरह उखाड़ती नहीं है। और गोवंश में आफरा अगर आ जाए, गाय में भैंसों में आफरा आता है तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। घोड़ों में पेट दर्द में उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं? केटल में टिंचर एस्पेटिडा और ऑयल टर्पेंटाइन दोनों को 30-30 ml लेते हैं। टिंचर एस्पेटिडा और इसको दोनों को 30-30 ml लेते हैं। और ऑयल लिनसीड ऑयल यानी अलसी का तेल 500 ml इनको मिला लेते हैं और मिला के इसको पिला देते हैं। हींग को जो है पुरानी खांसी में मुलेठी आती है ना, मीठी होती है, जो खांसी में कई बार चूसने को देते हैं मुलेठी। तो या तो मुलेठी के साथ में या अमोनियम क्लोराइड के साथ में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी इसको पुरानी खांसी में इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।